अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और संबंधित संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया है, जो भारत में राजनीतिक वित्त पोषण पर व्यापक प्रभाव डालेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है और चुनावी बॉन्ड हमेशा चर्चा में भी बना रहता है। तो आज इसी के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला है और चुनावी बॉन्ड योजना होती क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया और चुनावी बॉन्ड के संबंध में कौन कौन सी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। भारत में चुनावी वित्त पोषण के संबंध में कुछ प्रमुख जो सुझाव हैं उस पर भी बात करेंगे। राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर प्रमुख अनुशंसाएं क्या हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो इसमें अगर हम लोग देखें क्या है चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। एक और आप लोगों के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि जो संविधान पीठ होती है उसमें विषम संख्या क्यों रखी जाती है, सम संख्या क्यों नहीं रखी जाती है। अगर आप देखेंगे कि 5 की जगह 4 रख लेते या 6 रख लेते, 7 क्यों रखे जाते हैं, 9 क्यों रखे जाते हैं, 11 क्यों रखे जाते हैं, 13 क्यों रखे जाते हैं। अब मान लीजिए 5 की जगह 6 होते, 3 उसके पक्ष में होते, 3 उसके विपक्ष में होते, कोई रिजल्ट ही ना निकलता। तो इसलिए विषम संख्या रखी जाती है कि कोई हर हाल में रिजल्ट तो आएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ईबीएस, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और इन संशोधनों से पहले राजनीतिक दल कठोर अनिवार्यताओं के अधीन योगदान ग्रहण कर सकते थे और जिसमें आप देखिए 20,000 रुपये से अधिक के योगदान की घोषणा और कॉर्पोरेट दान पर एक सीमा शामिल थी। जो चंदा मिलता है ना उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति की बहाली। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से नए राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए महत्वपूर्ण कई कानूनों में वित्त अधिनियम 2017 से पहले के अधिक विधिक ढांचे को बहाल कर दिया है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो आप देखिए धारा 29(3) में राजनीतिक दलों को दानकर्ता की गोपनीयता के साथ सूचना के अधिकार को संतुलित करते हुए 20,000 रुपये से अधिक के दान का खुलासा करना अनिवार्य है। वित्त अधिनियम 2017 का हस्तक्षेप। तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान को प्रकटीकरण खुलासी की आवश्यकताओं से छूट देने वाला एक अपवाद प्रस्तुत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो पारदर्शिता और गोपनीयता संतुलन के महत्व पर जोर देते हुए संशोधन को खारिज कर दिया गया। कंपनी अधिनियम 2013, तो धारा 182 ने कॉरपोरेट दान को प्रतिबंधित कर दिया और एक सीमा निर्धारित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 7.5% की तथा प्रकटीकरण खुलासी की आवश्यकताओं को लागू किया है। वित्त अधिनियम 2017 का हस्तक्षेप। तो इसमें कॉरपोरेट दान के लिए सीमा और प्रकटीकरण के दायित्वों को हटा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो चुनाव पर अनियंत्रित कॉरपोरेट प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए संशोधन को रद्द कर दिया गया। अब आप देखते हैं कि कोई भी चंदा देगा तो ऐसे तो देगा नहीं, और आप देखते हैं कि सत्ता में जो पार्टी रहती है उससे सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है, क्योंकि कॉरपोरेट जो घराने रहते हैं उनका काम भी तो उसी से पड़ता है ना। और आयकर अधिनियम 1961, तो धारा 13(a)(b) के तहत 20,000 रुपये से अधिक के दान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। वित्त अधिनियम 2017 का हस्तक्षेप। तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं को से छूट दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो मतदाताओं की सूचना के अधिकार को बरकरार रखते हुए संशोधन को रद्द कर दिया है। अब आप वोट दे रहे हैं, आप नेताओं को चुनाव जिता रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। और फिर अगर आपको मालूम चलेगा किसने कितना दिया, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि उनके लिए सरकार आपकी क्या करती है। अनुपातिकता परीक्षण। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का पता लगाने के लिए अनुपातिकता परीक्षण लागू किए कि इस योजना में मतदाताओं की सूचना के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। अनुपातिकता परीक्षण राज्य की कार्रवाई और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक मानक के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 19(2) सरकार को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
और ये प्रतिबंध आप देखिए भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में, या फिर आप देखिए न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में हो सकते हैं। और संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1) भी शामिल है। और इन अधिकारों में किसी भी हस्तक्षेप के लिए यह अनिवार्य होगा कि अनुपातिकता परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किए गए अनुच्छेद 19(2) में निर्दिष्ट उचित प्रतिबंधों का पालन किया जाए। संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, और आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, कोई उसमें हस्तक्षेप करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट की राय ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, वो आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। अनुपातिकता परीक्षण को के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के निर्णय में प्रमुखता दी गई और जिसमें गोपनीयता की पुष्टि मौलिक अधिकारों के रूप में की गई। इसे आधार अधिनियम 2018 के निर्णय में भी बरकरार रखा गया और कहा गया कि अनुपातिकता परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्यवाहियां वैध सरकारी हितों का अनुसरण करते हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। सरकार का तर्क और राज्य के तो सरकार ने तर्क दिया कि काले धन पर अंकुश लगाना और दानकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करना राज्य के वैध हित हैं। इस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दाताओं की गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखने के लिए दाता अनामिकता, दाता से संबंधित जानकारी को उजागर न करना को अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि सूचना का अधिकार उस जानकारी को मांगने तक विस्तारित नहीं है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र या फिर जानकारी में नहीं है। देखिए सरकार को उनका ध्यान है जो दान दे रहे हैं कि उनका मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उनका नाम उजागर ना हो, लेकिन आप देखते हैं कि आपको जानने का अधिकार नहीं है। तो उसी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का रोक, तो न्यायालय ने एक वैध राज्य उद्देश्य के रूप में दानकर्ता की अनामिकता को खारिज कर दिया है और अनामिकता के बजाय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी है और इसमें सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने और सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में सूचना के अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने दोहरी अनुपातिकता परीक्षण की अवधारणा को लागू किया है। इस दृष्टिकोण में प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करना शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुपातिकता परीक्षण तब लागू होता है जब अधिकारों और राज्य की कार्यवाही के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन दोनों अधिकारों को संतुलित करने के लिए न्यायालय आगे बढ़ता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य दोनों अधिकारों के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक तरीकों का चयन करे और असंगत प्रभाव से बचे। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए चुनावी ट्रस्ट योजना जैसे कम दखल देने वाले तरीकों की उपलब्धता पर प्रकाश डाला है। जारी किए गए दिशा निर्देश देख लीजिए। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI की बात कर रहा हूँ और SBI के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग खाते भी खुलवाते होंगे कि नहीं खुलवाते हैं SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1956 में। तो SBI को किसी भी अन्य चुनावी बॉन्ड को जारी करने पर तुरंत रोक लगाने और 12 अप्रैल 2019 से अब तक राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए ऐसे बॉन्ड का विवरण भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लीजिए। आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, यही करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इस तरह के विवरण में प्रत्येक बॉन्ड की खरीद की तिथि, बॉन्ड के खरीदार का नाम, खरीदने गए बॉन्ड का मूल्य शामिल होना चाहिए। बाद में ECI 13 मार्च 2024 तक SBI द्वारा साझी की ऐसी सभी जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। ऐसे चुनावी बॉन्ड जो वैधता अवधि के भीतर हैं लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें जारीकर्ता बैंक द्वारा खरीदारों को जारी किए गए रिफंड के साथ वापस किया जाना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। अब बात आती है कि चुनावी बॉन्ड क्या है, तो पर इसका एक परिचय देख लीजिए। 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देती है और जो फंड दे रहा है उसका नाम मालूम नहीं चलता है। ये बॉन्ड वित्तीय साधनों के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें वचन पत्र या फिर वाहक बॉन्ड के समान विशेष रूप से राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए डिजाइन किया गया। EBS
की घोषणा पहली बार 2017 के बजट में सत्र में की गई थी, जब अरुण जेटली साहब थे। बाद में इसे जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड को सक्षम करने के लिए वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था। और इस संशोधन ने कंपनियों के लिए दान की सीमा को पूरी तरह से समाप्त करके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने तथा उसका रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को हटाते हुए चुनावी बॉन्ड को लेकर राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर कई प्रतिबंधों में कटौती करने की अनुमति दी। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान, तो चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक, SBI और इसकी नामित शाखाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। 1000 और आप देखिए 10,000 और 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के कई मूल वर्ग में बेचे जाते हैं। दानकर्ता अपने ग्राहकों को जाने KYC अनुपालक खाते के माध्यम से चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं और बाद में राजनीतिक दलों को धन हस्तांतरित कर सकते हैं। दानकर्ता चाहे व्यक्ति हो या कंपनियां इन बॉन्डों को खरीद सकते हैं और दानदाताओं की पहचान बैंक और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों दोनों के लिए गोपनीय रहती है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान पर योजना के तहत 100% कर छूट का लाभ मिलता है। विशेष रूप से किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या की कोई सीमा नहीं निर्धारित की नहीं है। इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने हेतु पात्रता, तो केवल RPA 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल, और आप देखेंगे कि जिन्होंने लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में डाले गए वोटों का 1% से कम वोट हासिल नहीं किया है, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। और राजनीतिक दलों की फंडिंग पर क्या सिफारिशें हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो आप देखिए चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की है। और इस तरह की समितियों के बारे में याद रखिएगा, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप लोग, निबंध लिख रहे हैं, तो इनका उल्लेख कर सकते हैं और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो कम वित्तीय संसाधनों वाली पार्टियों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण का समर्थन किया गया है। अनुशंसित सीमाएं, तो अनुशंसित सीमाएं, राजनीति केवल आवंटित प्रतीकों वाले राष्ट्रीय और राज्य दलों को आवंटित की जाएगी, स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं। और प्रारंभ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएं प्रदान करते हुए राज्य वित्त पोषण वस्तु के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। आर्थिक बाधाओं को स्वीकार किया गया, पूर्ण राज्य वित्त पोषण के बजाय आंशिक वित्त पोषण का समर्थन किया। निर्वाचन आयोग की सिफारिशें, तो आप देखिए निर्वाचन आयोग की 2004 की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के लिए अपने खातों को सालाना प्रकाशित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और जिससे आम जनता और संबंधित संस्थाओं द्वारा जांच की अनुमति मिल सके। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित फार्मों के माध्यम से ऑडिट किए जाने के साथ सटीकता सुनिश्चित करते हुए ऑडिट किए गए खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वित्त आयोग 1999 चुनाव के कुल राजस्व वित्त पोषण को इस शर्त के तहत वांछनीय बताया गया कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। और विधि आयोग ने की 1999 की रिपोर्ट में RPA 1991 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें गैर अनुपालन के लिए दंड के साथ राजनीतिक दलों के खातों के प्रबंधन, ऑडिट और प्रकाशन के लिए धारा 78A पेश की गई। और वैश्विक राजनीतिक फंडिंग भारत में फंडिंग से किस प्रकार भिन्न है, ये भी जान लीजिए। पार्टियों को महत्व बनाम उम्मीदवार, तो वैश्विक उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक फंडिंग पर्याप्त व्यक्तिगत उम्मीदवारों के इर्द गिर्द केंद्रित होती है और जिसमें उनके अभियानों का समर्थन करने के लिए व्यापक स्तर पर धन प्राप्त करने के प्रयास होते हैं। भारत का संदर्भ, तो इसके विपरीत भारत और अन्य संसदीय प्रणालियां राजनीतिक दलों पर केंद्रित फंडित फ्रेमवर्क को प्राथमिकता देती हैं, जहां दान को सामूहिक रूप से पार्टी की गतिविधियों और अभियानों का समर्थन करने के लिए प्रसारित किया जाता है। दान का विनियमन देख लीजिए, तो वैश्विक पद्धति, तो इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम जैसे देश दान की सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि विनियमन की एक विधि के रूप में व्यय सीमा का विकल्प चुनते हैं। कई न्याय क्षेत्र राजनीतिक फंडिंग में अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए विदेशी संस्थाओं या फिर निगमों जैसे कुछ दानदाताओं पर प्रतिबंध या सीमाएं आरोपित करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का संघीय कानून दाता के बेकार के आधार पर दान की अलग अलग सीमाएं निर्धारित करता है। भारत का संदर्भ, तो भारत दान को नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत दान पर विशिष्ट सीमाओं का अभाव है। यहाँ
विरोधाभास भारतीय राजनीति में बड़े दानदाताओं के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता प्रदान करता है। ए व्यय सीमा, तो वैश्विक मानदंड, तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम जैसे क्षेत्राधिकार राजनीतिक दलों पर व्यय सीमा लागू करते हैं। जैसे प्रति सीट आप देखेंगे 30,000 यूरो, लगभग 30 लाख रुपए से अधिक खर्च ना करने जैसी सीमा शामिल है। और वित्तीय प्रभुत्व को कम करने और उम्मीदवारों या फिर पार्टियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक फंडिंग ढांचे में व्यय सीमा सामान्य है। भारत का संदर्भ, तो भारत की विनियामक परिदृश्य में पार्टियों पर कानूनी व्यय सीमा का अभाव है और जिससे उन्हें चुनावी अभियानों पर स्वतंत्र रूप से खर्च करने की अनुमति मिलती है, जो संभावित रूप से चुनावी परिणामों को विकृत भी करती है। ये भी देखने को मिलेगा। ये सार्वजनिक वित्त पोषण, तो वैश्विक पद्धति, तो कई देश विभिन्न मापदंडों के आधार पर राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक धन की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में पार्टियों को पिछले चुनाव प्रदर्शन, सदस्यता शुल्क और निजी दान जैसे कारकों के आधार पर धन मिलता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल फाउंडेशंस को राज्य से धन प्राप्त होता है। सिएटल अमेरिका में डेमोक्रेसी वाउचर का प्रयोग किया जाता है, जहां पात्र मतदाताओं को अपने चुने हुए उम्मीदवारों को दान देने के लिए वाउचर प्राप्त होते हैं। भारतीय संदर्भ की बात करें तो भारत के सार्वजनिक वित्त पोषण तंत्र सीमित है। चुनावी बॉन्ड योजना जैसी पहल से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पारदर्शिता और गुमनामी को संतुलित करना, तो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास, तो कई न्याय क्षेत्रों का उद्देश्य छोटे दानदाताओं को गुमनाम रहने की अनुमति देकर पारदर्शिता और गुमनामी को संतुलित करना, जबकि बड़े दान के लिए खुलासे की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यूके में पार्टियों को एक कैलेंडर वर्ष में 7500 7,500 पाउंड से अधिक के दान की सूचना देनी होती है। जर्मनी में यह सीमा 10,000 यूरो है। और इस दृष्टि के पीछे तर्क यह है कि छोटे दानदाताओं के महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना कम होती है और वे उत्पीड़न के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जबकि बड़े दानदाताओं की बदले में यथास्थिति व्यवस्था में शामिल होने की अधिक संभावना होती है। और वहीं हम लोग भारतीय संदर्भ में देखें तो इसके विपरीत भारत में व्यक्तियों पर दान सीमा और पार्टियों पर कानूनी व्यय सीमा का अभाव है, जिससे अभियानों पर प्रतिबंधित खर्च की अनुमति मिलती है। चिली द्वारा किया गया प्रयोग, ये भी देख लीजिए। चिली के प्रयोग का उद्देश्य वित्तीय दान व्यवस्था को रोकने के लिए पार्टी फंडिंग में गुमनामी हासिल करना था। इस प्रणाली के तहत आप देखें दानदाता निर्वाचन सेवा को धन हस्तांतरित कर सकते हैं। ये आप देखिए दानकर्ता, इस प्रणाली के तहत दानकर्ता निर्वाचन सेवा को धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जो दानकर्ता की पहचान हो जाए कि बिना इसे पार्टी को भेज देगा। हालांकि जैसा कि 2014-15 की घटनाओं से पता चलता है, दानकर्ताओं और पार्टियों की तो चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में इतनी जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर उसका आंसर दे पाएंगे। और इस तरह के मुद्दों पर एक सामान्य जानकारी भी अपने पास रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार।